हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब या दीर्घावधि का मतलब इक्विटी मार्केट में 7 से 8 साल का मतलब है कि हाँ 7 से 8 साल तक आपको अच्छे स्टॉक्स को चूज करना है और उसके बाद में उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठना है। जो भी कुछ करना है मार्केट ही अपने आप कर देगा। मार्केट, हिंदुस्तान का मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है। फॉरेन से FII यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। रेगुलरली फॉरेनर्स हिंदुस्तान के मार्केट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ट्रेडिंग एक लिहाज से अच्छा है, लेकिन फिर भी जो भी हमारा अमाउंट है जिसको हम स्टॉक्स के लिए एक्वायर करके रखते हैं, उसमें से 50 to 60% अमाउंट एक सिक्योरिटी के बेसिस पे कि 7 से 8 वर्ष दीर्घावधि के लिए हम निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट दीर्घावधि में अच्छे रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं। तो उस बेसिस पर हम बात करेंगे कि बेस्ट स्टॉक्स क्या हो सकते हैं। और बेस्ट स्टॉक्स हमें चुन चुनकर मार्केट से 7 से 8 हजार स्टॉक्स में से चुन चुन के 10 से 12 स्टॉक्स चुनने, अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक्स रखने हैं जिनको लेके सिर्फ 7 से 8 साल के लिए बैठना है। बाकी जो करना है वो मार्केट ही कर देगा। वो सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट भी नहीं करना है, भले उसके फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे क्यों न हो, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद हमने पास्ट में केतन पारिक स्कैम, YT काबू, ऐसे स्कैम्स सामने आए हैं। इसलिए हमें सारे अपने अमाउंट को एक ही उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना है। अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें 10 से 12 स्टॉक इस तरह के चूज करने हैं जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ सकें। तो हमारा पहला स्टॉक रहेगा पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठा जा सकता है। इसके फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,17,598 करोड़ की कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ROC 26% है। डिविडेंड अच्छा दे रही है, 0.43% डिविडेंड दे रही है। और क्या चाहिए, डिविडेंड से खर्चा चल रहा है अगर एक बड़ा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो। लेकिन हम एक छोटे निवेशक है, छोटे निवेशक के लिहाज से, सर्वसामान्य निवेशक के लिहाज से देखेंगे तो देखिए अब इसके बेसिक्स पे चलते हैं। तो मार्केट को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट एक ग्रोइंग मार्केट है। कंटिन्यूसली ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, डेवलप हो रही कंटिन्यू। और इसके धंधे को हम समझते हैं। पीडीलाइट फेविकोल बना रही है, मार्केट के अंदर इसकी खपत है। कैसा भी टाइम आता है पीडीलाइट तो फेविकोल वगैरह जो भी इसके प्रोडक्ट्स है वो कंटिन्यूसली बिक रहे हैं, हमें दिखता है मार्केट के अंदर। इसका धंधा हमें समझता है कि मार्केट कहाँ पर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिछले जो भी 2006 से लेकर अब तक का जो भी इसका ट्रेंड रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट बढ़ा है कि कंपनी का मार्केट बढ़ा है, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है। मार्केट खुद एफर्ट दे रही है कि क्या मुझे करना है और बढ़ेगा क्यों नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोटर का पैसा लगा है, 70% पैसा प्रमोटर का है। तो प्रमोटर 70% पैसा खुद लगा रहा है, 30% पैसा बाहर से ले रहा है। तो डेफिनेटली प्रमोटर खुद ग्रो होना चाह रहा है। प्रमोटर का खुद का पैसा जहाँ लगा है मतलब कंपनी के अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर पैसा डूबेगा तो प्रमोटर का डूबेगा पहले। तो अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल को थोड़ा देखेंगे। 37.4% तो इसने डिविडेंड पे आउट दिया है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.43%, बुक वैल्यू 130। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल्स देखिए 2657, 3127, 3678, 42, 48, 53, 56, 60, 70, 72, 72, 99, 116। मतलब यहाँ पर जो पेंडेमिक का टाइम था उस टाइम भी कंपनी ने सेल्स बढ़ाई है। ये 2020-2021 जो हाई पेंडेमिक सिचुएशन थी उस समय भी कंपनी गिरी नहीं है। हाँ बड़ी नहीं है कंपनी, कंपनी का सेल्स बढ़ा नहीं है, ग्रोथ बढ़ा नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने को जहां पर था वहां पर मेंटेन करके रखा। ये एक बड़ी बड़ी चीज है। और होगा क्यों नहीं। इसका तो ये तो प्रोडक्ट दे रही है फेविकॉल, इसके जो प्रोडक्ट्स है वो हमें दिखते हैं कि हाँ उसकी खपत है। कितना भी पेंडेमिक आ जाए, ऑफिस चलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसका धंधा हमें समझता है। एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल है। जब 26 करोड़ की सेल है तो 21 का इनके पास एक्सपेंस है, अंडर कंट्रोल है सारा। 6,000 करोड़ का सेल है तो 4,000 करोड़ की एक्सपेंस है। 7, 5, 7, 5, 7, 5, 9, 8, 11, 9 एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल है।
प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए 17%, 16%, 15%, 16%, सेल्स के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% के ऊपर ही रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए 22%, 19%, 20%, 23%, पेंडेमिक के टाइम भी 20%, 22% ओवरऑल सेल्स मार्जिन प्रॉफिट्स, ईयरली प्रॉफिट जो मार्जिन सेल्स के ऊपर है वो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 31, 32, 42, 45, 51, 80, 86, 96, 92, 11, 112, 126, 120, 125, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ा है। मार्केट अच्छा काम कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी को कहीं पे इन्होंने डाइल्यूट नहीं किया है, इक्विटी हमेशा मेंटेन करके रखा, 51, 51, 51, 51। जो शेयर कैपिटल उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं आया है। रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़े, मतलब जो कंपनी के अंदर मनी का फ्लो आया वो अंदर से कंपनी ग्रो हुई है। ऐसा नहीं है कि बोरोइंग बाहर से उधारी लेके कंपनी चल रही है, ऐसा नहीं है। 70% प्रमोटर ने अपना पैसा दिया है, 30% बाहर से पैसा आया है, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। बोरोइंग क्या है 336। मार्केट कंपनी का अगर रिजर्व सरप्लस और कैपिटल का कंपनी की नेटवर्थ अगर जोड़ी जाए तो 1,3451, लगभग 1100 करोड़ की कंपनी, बोरोइंग 300 करोड़। यहाँ 1300 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ की बोरोइंग, यहाँ 1700 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ की बोरोइंग, यहाँ पर 2000 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ की बोरिंग। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 10% से भी नॉमिनल रहा है। अगर कंपनी के अंदर 10 रुपया खुद का है तो 1 रुपया कहीं से बोरिंग दिया, तो डेट टू इक्विटी बाहर का पैसा नहीं है। कंपनी ऐसा नहीं कर रही है कि बाहर से लोन लेके धंधा कर रही है, पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा, बाहर का। ऐसा नहीं है, कंपनी खुद अपने बेसिस पर काम कर रही है। कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो अंदर से हो रहा है, कंपनी के अंदर से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी अंदर से इनर टर्म से पैसा बाहर। आरओसी देखिए 31%, 29%, 34%, 33%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर इसका देखा जाए तो 27% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो लास्ट ईयर का भी अगर देखा जाए, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 20% लास्ट ईयर। इससे पहले के अगर रिटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 33%, 29% आरओसी ही है। तो कंपनी बेहतर काम करिए। प्रमोटर्स का पैसा 70% है, 30% के अंदर। FII 11% है, 7% है। यहाँ 2022 में देखा जाए 70% कम प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है, 11%, 7%। गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लिया गया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कोई अडानी को कोई कंपनी गवर्नमेंट लोन देकर ऊपर उठा रही है, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी अपने बेसिस पर काम कर रही है, कंपनी को जो भी करना है अपने दम पे कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है मार्केट में। तो एक अच्छा शेयर इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठा जा सकता है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट दिया है, कंपनी को जो कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए वो दिख रहा है यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा के अंदर। 2006 से 2009, 12, 142, 176, 218, 272 कंपनी का शेयर प्राइस कैसे बढ़ा है, 795, 544। कंपनी ने ओवरऑल ग्रो किया और ये एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी है, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। और इसकी बात अभी लिहाजा इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि देखा जा रहा है तो कंपनी के अंदर एक कंपनी के प्राइसेस में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा है। तो जब हमें ये कंपनी पीडीलाइट जब हमें 2800 पे अच्छी लगती है, 2800 पे कंपनी अच्छी लग रही है, तो आज अगर इसका भाव 2200 है तो 2200 पे तो और अच्छी लगनी चाहिए। तो ऐसा नहीं 2200 पे हमें पूरा पैसा इसी के अंदर लगा देना। हो सकता है कंपनी थोड़ा और नीचे करे। ग्लोबल मार्केट्स का तो सीनेरियो है कि मार्केट अभी नीचे जाएंगे, आप अपनी लिमिट लगा के रखिए कि यहाँ 10 शेयर यहाँ खरीद लिए, फिर नीचे जाए तो 5 शेयर और खरीद लिए, फिर नीचे जाए तो 4 शेयर और खरीद लिए। पैनिक नहीं होना है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पैनिक नहीं होना है। भर भर के हमें अपॉर्चुनिटी है कि हाँ अच्छे शेयर्स को हमें ऑक्यूपाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का सीनेरियो मार्केट का यही रहा है और लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बस जरूरत है अच्छे स्टॉक्स को एक्वायर करने की। और अच्छे स्टॉक वो स्टॉक है जो अपने दम पर ग्रो कर रहे हैं, जो अपने धंधे को समझते हैं, काफी समय से अपना काम लेके चल रहे हैं। सेकंड शेयर की हम बात करेंगे। जो सेकंड शेयर है वो एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी एक अच्छा शेयर है, देखने की कोशिश करेंगे। एशियन पेंट्स आज 2800 का भाव है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,71,472 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी 71.1, कोई कह सकता है बड़ा हाईली पी है, तो ओवर वैल्यूड कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कंपनी एक क्रेडिट रखती कंपनी, ये
ये क्रेडिट रखती है कि उसे मार्केट ने 71 का पी दिया है, कंपनी के पास ये क्रेडिट है। 29% का आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, एक अच्छा है। ऐसा नहीं है सिर्फ पी ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है तो कंपनी को खराब कहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। जो कंपनी पोजीशन रखती है तो उसको मार्केट को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अगर हम इसका हिस्टोरिकल डेटा दे तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कभी इस तरह से ऊपर जाके नीचे आ गई, रेंडमली कंपनी ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऐसा नहीं। कंपनी पुश कर रही है अपने को कि हाँ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और ये दिख रहा है डेटा के अंदर। आज कंपनी नीचे गई है, मार्केट के अंदर सेल अप आया है, तो ये अपॉर्चुनिटी है बायर्स के लिए भर भर कर बाय करने की, क्योंकि कंपनी काम कर रही है वो दिख रहा है। कंपनी का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो देखिए, सेल्स 74, 92, 105, 122, 136, 142, 150, 168, 192, 202, 217। पेंडेमिक में भी कंपनी ने सेल्स बढ़ाई है। 192, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, 29,000 करोड़, 33,000 करोड़ कंपनीज की सेल बढ़ी है। कंपनी ने मार्केट्स के अंदर एफर्ट दिए हैं, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को, और इसके धंधे को हम समझते हैं। एशियन पेंट्स पेंट्स बेच रहा है, इसके धंधे को हम समझते हैं। पेंडेमिक आया, कोई भी मार्केट के अंदर लॉन्ग सिचुएशंस आई, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अपने सेल्स बढ़ाए। एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल है। अगर 14,000 करोड़ का सेल है तो 11,000 करोड़ एक्सपेंस है, 15,000 करोड़ का सेल है 12,000 करोड़ एक्सपेंस है। सेल्स और एक्सपेंस अंडर कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए ईयरली 19%, 20%, 21%, 22%, 19% रिटर्न ऑन, ये ओपीएम है। बस सेल्स के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है, एक्सपेंस को हटाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो ईयरली बेसिस पे दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट अगर बात की जाए तो 881, 1,021, 116, 126, 142, 180, 201, 209, 220, 277, 320, 308, 381। तो मार्केट, ये कंपनी ओवरऑल ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है कि कंपनी एफर्ट्स दे रही है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी ने कहीं पे भी शेयर कैपिटल को डाइल्यूट नहीं किया। 96, 96, 96 ये एक अच्छा मेजर है। हाँ, अगर कंपनी शेयर बायबैक करती वो एक और भी अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन कंपनी, उनके पास जो भी रिजर्व एंड सरप्लस आए हैं वो तो कंपनी ने डिविडेंड दिया 0.68%। जो इससे पहले वाली कंपनी थी पीडीलाइट 0.46 या 42% था, उससे भी ज्यादा डिविडेंड दिया है। क्या चाहिए और आप, डिविडेंड यील्ड 0.68% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। ऐसे कंपनी को तो हमें छोड़ना ही नहीं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है इसका मतलब है हमें भर भर के शेयर लेने। ऐसा नहीं कि आज यहीं पर, आज कंपनी का भाव कुछ 2800, 2700, यहीं पर कंपनी और नीचे जाएगी तो हमें और भर भर के शेयर लेने। कंपनी की जितनी हमारी, जितना हमारा आज स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग शेयर लेने। और ऐसा भी नहीं कि सारा पैसा एक ही एशियन पेंट्स में। हमें इस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है कि 10 से 12 शेयर्स हमारे इस तरह के हो। 10 से 12 जगह अपना, अगर हम 1 लाख रुपए लेके मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए उतर रहे हैं तो 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए हमें 10-12 शेयर्स के अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करके रखने। एक ही शेयर के अंदर हमें नहीं करना है, क्योंकि हम केतन पारी की स्कीम जैसे चीजें देख चुके हैं। लेकिन ये जो कंपनी है इनके मार्केट को हम समझते हैं। अब जैसे रिलायंस के अंदर कोई न्यूज आती है, रिलायंस की रिफाइनरी ऑयल्स को इतना प्रोडक्शन रेट इतना परसेंट से इतना परसेंट बढ़ गया, हम उसे नहीं समझते हैं क्या हो गया, उसका रेवेन्यू जनरेशन ये होगा, ऐसा नहीं हम समझते हैं रिफाइनरीज वगैरह। लेकिन पीडीलाइट के धंधे को हम समझते हैं, एशियन पेंट के धंधे को हम समझते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने देखा, इसका बैलेंस शीट, इसका तो शेयर कैपिटल इसने अच्छा रखा है। रिजर्व देखिए कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं और हैवीली बढ़ रहे हैं। 39, 46, 64, 75, 83, 93, 100, 127, 133, 140। रिजर्व एंड सरप्लस पेंडेमिक के टाइम भी बढ़ा है, तो अब नॉर्मल टाइम के अंदर माना मार्केट के अंदर एक ग्लोबल ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए झुकाव है। यूएस फेड की इनकी रिपोर्ट्स आई है कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, ज्यादा टाइम लेकिन लेगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई डार्क सिचुएशन दिख नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा रही है। बोरिंग 233 कंपनियां, 2100 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ का डेट है। कंपनियां 75, 8,000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ का डेट है। कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी है, 1,300 करोड़ का डेट है। तो हमें दिख रहा है कि 10 रुपए अंदर से है, 1 रुपए बाहर से है। अगर 10 रुपए की कंपनी है तो 1 रुपए उधारी का है, 9 रुपए कंपनी के खुद के हैं। तो कंपनी बाहर से पैसा लेके धंधा नहीं कर रही है, कंपनी अपने बेसिस पर धंधा कर रही है। इसके धंधे को हम समझते हैं। रेशोज को
ROC 59, 50, 47, 45%, 40%, 37%, तो एक अच्छा है। तो इसको लेकर हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। एक अच्छा शेयर कैपिटल हमें दिख रहा है, ये जो अच्छा रिटर्न्स फ्यूचर में हमें दिख रहा है। तीसरे हम शेयर की बात करेंगे, एक थोड़ा शेयर पिट रहा है बाटा भी। अभी तो क्या सारे ही शेयर जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे नीचे आपको डाउन ट्रेंड जाते हुए दिखेंगे, लेकिन मैं इस समय वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस समय इन शेयर्स को ज्यादा अमाउंट में बाय करने की जरूरत है। आगे ऐसा मौका आए ना आए, हो सकता है कि मार्केट और नीचे जाए, इनकी शेयर प्राइसेस और नीचे जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो एक शॉर्ट टर्म के अंदर होता है ऊपर नीचे। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है कि शेयर मार्केट इज अ वोटिंग मशीन इन शॉर्ट टर्म एंड वेइंग मशीन इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर एक वोटिंग मशीन की तरह मार्केट वर्क करता है कि हाँ 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे तो मुझे वोट दो। तो ये शॉर्ट टर्म के सेंटिमेंट्स है, और शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स के आधार पर ट्रेड लिए जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर मार्केट इज अ वेइंग मशीन, एक वेट को एक्वायर करते हैं कि आप में कितना वेट है, आइए और देख लीजिए। तो वेटिंग मशीन है लॉन्ग टर्म के अंदर, जो भी रियलिटी है उसी को शो करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए जो भी कंपनी चाहे एशियन पेंट्स हो चाहे पीडीलाइट हो, काफी लंबे समय से अपना काम कर रही है और इसका मार्केट दिख रहा है, लोगों को दिखता है इनका धंधा। अब बाटा है, बाटा 18,251 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है। स्टॉक पी कोई कह सकता है हाईली वैल्यूड है, 57 का पी है, ये सब चीजें है। शॉर्ट टर्म के लिए दिखता है कि हाईली वैल्यूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो हाँ हाईली वैल्यूड तो है, 57 का पीईएल, डिविडेंड यील्ड 0.28 है, अच्छा है। डिविडेंड यील्ड इससे पहले प्रैक्टिस के अंदर हमने देखा कि 0.46 था, एशियन पेंट्स के अंदर 0.68 था, डिविडेंड यहाँ 0.28% है, अच्छा है ये भी। डिविडेंड डिविडेंड दे रही है कंपनी, कहाँ से भी आ रही है। अब हम बात करते हैं, अब इसको अगर लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे कंपनी बढ़ रही है, ओवरऑल कंपनी बढ़ रही है। 2006 से अगर इसके पास्ट फीचर्स को देखा जाए, कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। और इसके धंधे को हम समझते हैं, बाटा क्या है, शूज बना रही है। बच्चे स्कूल जाएंगे, कितना भी पेंडेमिक आता है बच्चे स्कूल जाएंगे, शूज भी लेंगे, मार्केट के अंदर शूज उठेगा, खपत होगी, तो इसके धंधे को हम समझते हैं। जो भी है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ थोड़ा मूव करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो 2600, 2400, 2400, 2600, 2900, 3000। देखिए 2020-21 के टाइम में थोड़ा सा अगर हम ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे ये जो डाउनफॉल आया है, देखिए ये टाइम था 2021 से ये जो ट्रेंड नीचे गया है, इसके अंदर मार्केट सेंटिमेंट्स का ज्यादा रोल नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा चेंज किया है कंपनी ने, और फंडामेंटल्स कुछ इस तरह, शायद कंपनी आगे ग्रो करने के लिए अपने फंडामेंटल्स तो नहीं, सॉरी, इसने अपनी सेल्स को डिक्रीज हुई है जो कि पेंडेमिक की वजह से। देखिए 3056 से 1708 सेलिंग गई है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट नेगेटिव में गया है। वरना इसका नेट प्रॉफिट देखा था 88, 259, 172, 191, 231, 217, 159, 221, 329, 329, मतलब प्रॉफिट अच्छा रहा है। प्रॉफिट रेगुलरली थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा 2021 के अंदर प्रॉफिट थोड़ा नेगेटिव था, इसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी न्यूज आ रही है कि सेल कर देना चाहिए बाटा को, बाटा अच्छी कंपनी नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन इसका धंधा हम देख रहे हैं पिछले सालों से, काफी सालों से। कंपनी का अगर देखा जाए कि शेयर कैपिटल और बोरोइंग क्या है, डेट फ्री कंपनी है, 0 बोरोइंग्स, डेट जीरो है, बिल्कुल कंपनी अपने दम पे काम कर रही है। 2018 तक बिल्कुल, हाँ मैंने कहा था ना कि इसने थोड़ा फंडामेंटल चेंज किया था, इसकी वजह से देखिए यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा डेट लेना शुरू किया है। तो इसकी वजह से 2020-21 के अंदर कंपनी के अंदर थोड़ा सा फॉलोअप आया है, क्योंकि इंटरेस्ट के अंदर रिजर्व्स को ज्यादा नहीं बढ़ा है। रिजर्व 1260, 1410, 1678, 1830, 1694 रिजर्व वही रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट देखिए तो जो कंपनी ने बोरिंग लिया उसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा, 129, 108, 105। तो इंटरेस्ट कंपनी ने बोरो किया है, थोड़ा उधारी ली है, उधारी की वजह से थोड़ा इसके फंडामेंटल्स में चेंज हुआ है। क्योंकि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, तो इतना बड़ा फिर एकदम से कंपनी ने उधारी ली, तो इसे शायद
शेयर होल्डर्स या जो भी इन्वेस्टर हैं उनका थोड़ा रुझान इसकी तरफ कम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो समझदार और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो इससे डरेंगे नहीं, क्योंकि फिर भी डेट टू इक्विटी रेशो 1:1 से भी कम है। कंपनी 1900 की कंपनी है तो 1200 डेट है, 1700 की कंपनी है तो 1000 रुपये डेट है, 1800 की कंपनी है तो 1000 रुपये डेट है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.5:1 है। अगर 1 रुपया कंपनी का है तो आधा रुपया बाहर का, 1.5 रुपए की कंपनी है तो 50 पैसा बाहर का है, 1 रुपया खुद का है। 3 रुपए की कंपनी है तो 2 रुपए खुद के, 1 रुपया बाहर का। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो फिर भी मेंटेन है। कंपनी ने शायद ग्रो करने के लिए बोरोइंग लिया है, बोरोइंग्स बढ़ी है, उसकी वजह कुछ अलग है कि कंपनी अपने को आगे ग्रो करना चाह रही है। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो रहा उसका कुछ कारण ये भी रहा कि सेल्स थोड़ा डिक्रीज हुआ। यहाँ पे ये पेंडेमिक का काम देखिए 24, 26, 29, 30 और यहाँ पे 17 सेल्स डाउन हुई, उसकी वजह से थोड़ा ऑपरेशनल प्रॉफिट में डिक्रीमेंट आया था। 117 माइनस का लॉस हुआ था इस समय 2021 के अंदर। इसलिए जो हमें यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है ये 5.74%। डेफिनेटली आप इक्विटी के अंदर, स्टॉक के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 5% ही मिले तो फिर तो आप SBI के फिक्स डिपॉजिट में अपना डिपॉजिट करोगे, उसी के अंदर 6% रिटर्न वही दे रहा है, पोस्ट ऑफिस दे रहा है 7% रिटर्न, आप यहाँ पे इक्विटी का रिस्क क्यों लोगे? डेफिनेटली। लेकिन ये लास्ट ईयर का डेटा है, जो लास्ट ईयर, क्योंकि कंपनी ने की सेलिंग्स थोड़ी डिक्रीज हुई है, इसमें कंपनी का रोल नहीं है। कंपनी थोड़ा एनवायरमेंट ऐसा रहा, पेंडेमिक रहा, उस वजह से थोड़ी कंपनी के सेल्स डिक्रीज हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा कंपनी को लॉस उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी देखिए उसके बाद में फिर से कंपनी ने स्ट्रिक्टली सेल्स के ऊपर ध्यान दिया। जिस तरह से अगर इस ईयर को हटा दिया जाए तो फिर भी 26, 29, 30, 23, 33 फिर से कंपनी ने अपने सेल्स पर ध्यान दिया, एक्सपेंसेस को अंडर कंट्रोल रखा है। बोरोइंग्स है कंपनी के पास, उधारी है, लेकिन उधारी बड़ी कंट्रोल में, 3 रुपए में से 1 रुपया बाहर का है, 2 रुपया खुद का है। ऐसा नहीं है कि बोरोइंग्स में कंपनी बहुत बड़ा बोरो लेके काम कर रही है। तो इसलिए ये कंपनी हाई डेट कंपनी नहीं है। जो भी कैश फ्लो है अंदर से हो रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस रेगुलरली बढ़ रहे हैं। जो भी रिजर्व्स या जो भी कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी उसे या तो बोरोइंग्स कम करने में दे रही है। 1200 से 1000 कंपनी ने बोरोइंग उधारी को घटाया है, फिर यहाँ से 1000 उधारी को घटाया है। या तो उधारी गिराने में कंपनी अपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज कर रही है, या फिर डिविडेंड दे रही है और बाकी कुछ रिजर्व्स में अपना कुछ रख रही है। तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है। बाटा अभी फिलहाल गिरा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है। बाटा के धंधे को हम समझते हैं, बाटा के शूज कल भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं। बाटा काफी समय से अपने मार्केट में टिका हुआ है। बाटा अपने मार्केट को समझता है, अपने धंधे को समझता है, और हम भी इसके धंधे को समझते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 22%, 23%, 31%, 25%, क्यों जाना है? ये तो इस बार जरूर 8% थोड़ा ROC रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि पिछले साल लॉस हुआ है कंपनी को। लॉस होने का कारण मेन जो रहा है उसकी सेल्स डाउन गई, और सेल्स डाउन गई, आप अच्छा धंधा कर रहे हैं, आप दुकान खोल के बैठे हैं, अब ग्राहक नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ आप ही की गलती नहीं है, हो सकता है आज एनवायरमेंट ऐसा है, उसकी खपत कम हो गई है, लेकिन इसकी खपत फ्यूचर में भी कम होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फ्यूचर में खपत रहेगी। तो ये एक चीज है कि सेल्स थोड़ी डाउन गई थी पेंडेमिक की वजह से, इसलिए थोड़ा रिटर्न्स बाटा ने कम दिया है। बाकी ओवरऑल कंपनी उसके बाद में इसने सेल्स बढ़ाई है, लेकिन उसके बाद में इसने अपने धंधे पर फिर से ध्यान दिया है और मार्केट की सेलिंग कंडीशंस बढ़ी है। तो बाटा एक अच्छी कंपनी है। तीसरा शेयर हम बात करेंगे टीटी के प्रेस्टीज। देखिए टीटी के प्रेस्टीज एक मिड कैप कंपनी हमने ली है। जो भी हमने अभी तक, चाहे पीडीलाइट लिया, एशियन पेंट्स लिया, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स एक लार्ज कैप कंपनी थी। बाटा का शेयर भी हमने देखा 2300 का शेयर था। इससे पहले पीडीलाइट का जो भी कुछ 2000 के लगभग शेयर हैं, 1800, 1200, 2300 के कुछ अप्रोक्सीमेट शेयर है, या 800 का शेयर है। इसलिए हमने टीटी के प्रेस्टीज लिया है कि एक छोटा सा सामान्य निवेशक की एक सामान्य धारणा ये रहती है कि 4000 रुपए का शेयर 5000 या 10,000 जल्दी से नहीं होगा, लेकिन 10 रुपए का शेयर 20 रुपए जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी क्या वर्क कर रही है, लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट एज अ वेइंग मशीन एक स्टॉक को कंसीडर करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए।
टीटीके प्रेस्टीज एक मिड कैप कंपनी है, 10,527 करोड़ की कंपनी है। अभी इसका 760 रुपए कुछ प्राइस चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8% है, आरओसी 24% है, डिविडेंड 0.79%, एक अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। स्टॉक पी 38 है। अब आप कहोगे सर हाँ ये अच्छी है, ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, 38 है। नहीं तो इससे पहले एशियन पेंट्स था 71 68 का पी दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस चीज को का क्रेडिट रखती है। 71 का पी उन्हें देना पड़ेगा मार्केट को, जिस तरह से वो ग्रो कर रही है। इसके बाद 38 का पी है। आगे हम इसके हिस्टोरिकल डेटा पर बात करेंगे। देखिए कंपनी रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, चाहे 2007 की मंदी हो, चाहे 2021 का पेंडेमिक हो। ये 2021 का पेंडेमिक का टाइम है, इसमें भी मार्केट ने ग्रो किया है। और शुरू से लेकर लास्ट तक कंपनी के पास ऐसा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है कि के प्रेस्टीज कोई बड़ी कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, कुकर बनाती है। क्या है इसके धंधे को हम समझ सकते हैं, मार्केट के अंदर कुकर बनाएगी, कुकर बेचेगी। और कॉन्टिन्यूसली कंपनी वर्क कर रही है, कॉन्टिन्यूसली कंपनी बढ़ रही है। और इसका जो 0.79% डिविडेंड यील्ड है, एक अच्छा डिविडेंड अच्छा दे रही है। जो भी रिजर्व सरप्लस आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने में जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, 208, 260, 1488, 1757, 1821, 2021। पेंडेमिक में भी सेल्स बढ़ी है, 2000 से 2100 करोड़, 2700 करोड़। एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13%, 14%, 15%, 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। डेट टू इक्विटी देखें, शेयर कैपिटल थोड़ी डाइल्यूट हुई है, लेकिन फिर भी इतना डाइल्यूशन नहीं है, 14 करोड़ चलता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंटिन्यूसली इंक्रीज, 711, 842, 1008, 1155, 1292। बोरोइंग्स नेग्लेजिबल है, बिल्कुल 900 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ का बोरोइंग। 1000 करोड़ की कंपनी है, 125 करोड़ का बोरोइंग। 1200 करोड़ की कंपनी, 90 करोड़ का बोरोइंग। डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं पे मार्केट कंपनी का खुद का पैसा लगा है, और जहां कंपनी का खुद का पैसा लगा है उसी जगह का शेयर होल्डर्स प्रमोटर का फंड भी देखा जाए तो 70 रुपए कंपनी प्रमोटर के 30 रुपए बाहर से लिए गए हैं। चाहे उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, हमारे जैसे छोटे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, डीआईआईज हो, तो प्रमोटर 70 रुपए लेके बैठा, बाकी का 30 रुपए में सब है। तो कंपनी डूबने के लिए काम नहीं कर रही है। 30% बाहर का है, 70% प्रमोटर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए 11, 116, 151, 200, जो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। शेयर कैपिटल हमने देखा, रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स नेग्लेजिबल हैं, कैश फ्लो अंदर से है, ऐसा नहीं है बाहर से। आरओसी देखा जा रहा है 22%, 25%, 19%। टीटी का प्रेस्टीज तो एक अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेके बैठा जा सकता है। अगला हम बात करेंगे शेयर के लिए इन्फोसिस। लार्ज कैप कंपनी, 6,10,348 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 25 का है। डिविडेंड 2.11% डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड काफी अच्छा डिविडेंड दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%। डेफिनेटली अगर इक्विटी के अंदर ही कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ये मानता है कि 24% के ऊपर उसे रिटर्न्स मिले, वरना तो 15%, 16% तो म्यूचुअल फंड ही दे रहा है। इक्विटी का रिस्क क्यों लिया जाए? 10%, 11% रियल एस्टेट दे रहा है। 8-9% अगर उसे रिटर्न लेना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। 6-7% अगर रिटर्न लेना है तो कहीं बैंक की एफडी में। लेकिन इन्फोसिस 29% रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली एक अच्छा है। इसका इस साल इसने 29% दिया है, लेकिन इसकी बैलेंस शीट को हम देखेंगे, इसका अगर पास्ट हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए कंटिन्यूसली कंपनी इंक्रीज हुई है। 2021 के बाद में थोड़ा तेजी से कंपनी ग्रो हुई है, लेकिन फिर भी कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा है तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो हुई है। सेल्स देखी जाए 23, 230, 232, 236, 245, 259। सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, पेंडेमिक के समय भी सेल्स बढ़ी है।
275, 337, 501, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है, एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल हैं। प्रॉफिट देखा जा सकता है 27%, 24%, 25%। जो ईयरली ऑपरेशनल प्रॉफिट है अच्छा है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 16,000, 15,000, 16,000, 19,000, 22,000, 23,000, कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट इंक्रीज है। बैलेंस शीट की बात की जाए, शेयर कैपिटल कंपनी ने काफी कुछ डाइल्यूट किया है। यहाँ पे थोड़ा शेयर कैपिटल के अंदर डाइल्यूशन है, लेकिन इसे थोड़ा सा समझना होगा कि शेयर कैपिटल 286 2014 तक रहा, उसके बाद में शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीज हुआ। फिर से यहाँ पर शेयर कैपिटल थोड़ा टाइम सेम रहा, 1144। फिर यहाँ से शेयर कैपिटल कंपनी ने 2017 से 2018 के अंदर शेयर कैपिटल फिर से कम किया, मतलब यहाँ पे कंपनी ने शेयर बायबैक किए। फिर यहाँ से शेयर कैपिटल बढ़ा 2170। फिर यहाँ पे कंपनी ने शेयर बायबैक की 2122, 2124। फिर यहाँ पे कंपनी ने शेयर बायबैक किया, मतलब कंपनी शेयर कैपिटल बढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर बायबैक भी कर रही है, क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं दिख रहा है अपना फ्यूचर। अब बोरोइंग्स देखी जाए तो पूरी तरह डेट फ्री कंपनी है, 0, 0, 0, 0, 0, पूरी बोरोइंग फ्री है। यहाँ पर अगर 2020 के अंदर कहीं पर उधारी ली है, लेकिन उधारी देखी जाए तो क्या 4600 करोड़ उधार, 46 रुपए और 633 रुपए बाहर के। 70,000 की कंपनी में 4,000 रुपए का उधार है। 75,000 की कंपनी में 5,000 की उधारी, 75,000 की कंपनी में 5,000 की उधारी, 70,000 की कंपनी में 7,000 की उधारी। डेट टू इक्विटी रेशो 0.1 है। तो कंपनी कहीं डेट फ्री कंपनी है और कंपनी बार बार शेयर बायबैक करती है, शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रही है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशो मेंटेन करके चल रही है। आगे अगर बात की जाए कैश फ्लो अंदर से, रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें, रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 25, 31, 37, 44, 55, 60, 63, 62, 63, 74, कंटिन्यूसली रिजर्व्स अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 94, 106, 123, 134। ओवरऑल कंपनी अच्छी है। हाँ, इस जगह थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है कंपनी में कि कंपनी ने शेयर कैपिटल को थोड़ा डाइल्यूट किया है, लेकिन वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि कंपनी ने शेयर बायबैक भी किए हैं, क्योंकि कंपनी को अपना फ्यूचर कहीं दिख रहा है। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये भी है कि जो शेयर होल्डर्स फंड है वो 15% से भी कम है। प्रमोटर शेयर होल्डर्स के अंदर तो प्रमोटर का फंड है, जो कंपनी का मालिक है वो 15%, 13%, कहीं ना कहीं कंपनी के पास प्रमोटर का पैसा है। तो ये एक नेगेटिव चीज है थोड़ा इस कंपनी में कि 13% प्रमोटर फंड 13% है, 13% खुद का लगा है, बाकी बाहर से इन्वेस्टमेंट है। तो ये थोड़ा सा इन्फोसिस के अंदर थोड़ा सा प्रमोटर फंड और जो शेयर कैपिटल डाइल्यूशन है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी लगती है फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंपनी ठीक है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 29% का रिटर्न दे रही है, और इसी साल इसने 29% का रिटर्न दिया हो ऐसा भी नहीं है। और डिविडेंड अच्छा दे रही है, डिविडेंड 59%, 7%, 45% डिविडेंड यील्ड है। और अगर रिटर्न देखा जाए तो ऐसा नहीं है, 2011 में जो ROC 38% था, 41%, 37%, 36%, 36%, 33%, 30%। तो ऐसा नहीं रिटर्न ऑन इक्विटी कोई आज ही इसने कोई 33% दिया हो, ये जो 33% अभी का दिखा रहा है, ये ऊपर शो कर रहा है जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, ROC जो 33% दिखा रहा है, ये इसने आज ही दिया हो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली कंपनी काफी पुराने टाइम से इसे मेंटेन करके चल रही है, 38%, 41%, 37%, 36%। और कंपनी जब 2011 के अंदर ROC 38% था, तब भी कंपनी के प्रमोटर का फंड 13% ही था। कंपनी ने जब 2015 के अंदर 36% दिया, तब भी कंपनी का प्रमोटर का 2021 के अंदर 36% दिया, तब भी प्रमोटर का जो फंड था वो 12% ही था। तो कंपनी काफी समय से इसी फंडामेंटल बेसिस को लेकर आगे चल रही है कि प्रमोटर का फंड कम है, लेकिन फिर भी कंपनी काफी लंबे समय से काम कर रही है और अच्छा कर रही है। तो फिलहाल ज्यादा लंबा भी नहीं, तो इसे 2, 2.5, 3 साल के लिए तो लेके बैठा था, ऐसी बात नहीं है। बाकी इससे पहले तो हमने बात की पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, बाटा, TTK प्रेस्टीज, ये एक अच्छे है।
शेयर से जिन्हें लेके 7 से 8 साल के लिए बैठा जा सकता है, और इसी तरह के 10 से 12 शेयर्स, 10 से 12 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करने हैं, और उनको 7 से 8 साल के लिए लेके बैठना है। दीर्घावधि का मतलब यही है, जो भी करना है मार्केट ने ही कर देना। ठीक है, थैंक यू। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। बाकी कल भी हम इसी तरह से बेटर स्टॉक्स लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखना है, 10 से 12 स्टॉक इस तरह से, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे सके। थैंक यू।